तो मैं लिख रहा था, मोदी जी बोल रहे थे। अब सवाल यह है कि उन्होंने बताया 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उनकी उपलब्धियों को उन्हें बताते हुए। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग विषयों पर 3 बातें हैं। पहली, उन्होंने कहा उन्होंने महंगाई कम की। ठीक है, पहली बात इसको जरा हम स्पष्ट कर ले कि मोदी जी ने महंगाई कम की। इसमें तो जो तेल का भाव है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका कोई लेना देना नहीं। मोदी जी ने महंगाई कम की, पहली बात। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि बिचौलिए खत्म हो गए, यानी कि वो वापस यही कि साहब हमारी जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है, ये इनका वादा था। और अगर ऐसा है तो इसमें नया क्या है, ये तो आपने पहले ही से वादा किया था कि आप करेंगे। और तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये कि साहब वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। अखिलेश मेरे रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे मथुरा से कहा कि साहब वो ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, वो कह रहे हैं कि बुरे दिन चले गए। तो हम थोड़ा सा अच्छे दिन आने और बुरे दिन जाने के बीच में, ये मोदी जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेरा अपना आकलन है कि बहुत सारे गंभीर मसलों पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जवाब देना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी सरकार का गुणगान करेंगे। उनके जितने स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जितने मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी सरकार का गुणगान करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार से जो अपेक्षाएं थी, क्या वो पूरी हो गई हैं? क्या नरेंद्र मोदी को और समय चाहिए? मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं पहले आपको उनसे मिलाता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे साथ अमित गोयल हैं जो आर्थिक मामलों को समझते हैं और एडिटर हैं पायनियर के। राजकिशोर तिवारी जिनको आप जानते हैं, वो दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। संजय निरुपम होंगे जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में मैंने आपसे कुछ देर पहले ये बताया भी था कि मथुरा जब मैं गया था, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं, तो इसलिए तो मैं तो एक पत्रकार हूं, पत्रकारिता करने गया था, तो तब वहां पर किसानों की बदहाली की जो तस्वीर थी, हेमा मालिनी जी नहीं पहुंची थी। आज मैंने आपको कई बार दिखाया ना, वो मंच पर थी, तो इनके कोई सांसद नहीं पहुंचे थे। वहां की सांसद है हेमा मालिनी, तो उसका अंश भी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा को चुना अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 3 पॉइंट्स जो मैंने गिनाए। ये उनके कहने का मतलब क्या है कि अच्छे दिन आए हैं, ये तो वो पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रहे, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बुरे दिन चले गए। समझ में नहीं आ रहा मेरे। नहीं, देखिए, अभी 1 साल के बाद हाँ, जब लोग नतीजे उनसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो मान के चल रहे थे कि वो प्रधानमंत्री ने एक ऐसा जादूगर लेकर आए हैं कि जिसके पास एक जादू की छड़ी है, आते ही बहुत से काम कर देंगे। गरीबी खत्म, आतंकवाद खत्म, और अच्छे दिन आ जाएंगे और 15 लाख रुपए आ जाएंगे लोगों के पास अकाउंट में। तो ये 15 लाख रुपए लोग डिनाई करते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं उन्होंने कहा नहीं। तो अब बीजों की भी मार्केटिंग हो रही है। पैकेट खाली हैं या भरे हुए हैं, बीज बहुत बोए गए हैं 1 साल के भीतर, लेकिन इस तरीके से बीजों की मार्केटिंग, ठीक है, कभी भी शायद हुई हो कि मतलब बीज ये बताए जा रहे हैं कि इतने हमने इसके इस काम में कर दिए हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 365 घंटे अगर हमारे लिए कम पड़ जाने के लिए बताने के लिए चाहिए। हो सकता है, क्योंकि आप देखिए तो उनकी सरकार के सारे मंत्री लगे हुए हैं बाकायदा। ये देखिए हेमा मालिनी जी हैं। ये जब मैं गया था मथुरा, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, एक राधा और उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई। उनकी छोटी छोटी बच्चियां थी और उनके पति जो थे, वो अपना धान जब उन्होंने देखा तो डिस्ट्रेस डेथ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उनको सदमा पहुंचा, इससे उनकी मृत्यु हो गई और परिवार का बड़ा गरीब हाल था। तब ये नहीं थी, उसके बाद ये नाच गाने के कार्यक्रम में हेमा मालिनी पहुंची थी, तो आज मोदी जी के साथ हाथ हिला रही थी। हाँ, खैर, मतलब तो गिनाने के लिए ठीक है, उनके पास बहुत वो अच्छे वक्ता हैं। ऑरेटरी में उनको कोई पा नहीं सकता, सब जानते हैं। और 12 साल का कुशल प्रशासन भी उनके पास रहा है, एक पीछे बैकग्राउंड है, तो वो गिना सकते हैं। उन्हें मालूम है कैसे लोगों को बांध के रखना है, वो उन्होंने किया भी। वहां पे जगह भी चुनी, तो प्रतीकों को कैसे बुनाया जाता उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो उन्होंने कहा कि हम कृष्ण की भूमिका है। लेकिन मैं इस बात से बड़ा एतराज रखता हूँ, ये दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको याद करने की, क्योंकि पिछले 15 सालों से जो मैं बीजेपी को देख रहा हूँ
और आज इतने जो ताकतवर लोग बैठे हैं बीजेपी में, हाँ, वो इनका दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किताबों से भी शायद कोई लेना देना ना होगा। निश्चित रूप से। लेकिन अगर मैं इसका इससे बड़ा एतराज करता आपके जो हूँ, फिल्मी ले आते हैं, ये ले आते हैं, उसके बाद बताते हैं ये दीनदयाल उपाध्याय को पढ़कर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो वो जाए उपाध्याय जी के गाँव जो में, मुझे कोई बातें, एतराज नहीं। मतलब अगर हम विषय पर वापस आए तो उसमें बात यही आती है कि भाई फसल तो क्या आ रही है ये तो समय बताएगा। हाँ। तो इसीलिए कि बुरे दिन चले गए हैं, उन्हें मालूम है कि अगर अभी जब हमारे पास कुछ भी इस तरीके का गिनाने को नहीं है टेनिजेबल, जिसको कहा जाए कि हाँ ये आप तक पहुंच गया है, तो उन्होंने एक आस बंधाई और कहा कि ये ठीक है। अच्छा, 1 वर्ष का वक्त मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं होता है कि जिसमें आप किसी को भी रिफ्यूज कर सकें या किसी को पूरे मार्क्स दे सकें। लेकिन तो इसीलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इतना जरूर कहा कि भाई बुरे दिन चले गए, अच्छे दिनों का आप इंतजार कीजिए। और जब पहले दिन ही संसद में उन्होंने कहा कि हमें 60 महीने के लिए ये पूरा मैंडेट मिला है, तो 60 महीने बाद हम आपसे बात करेंगे और 5 साल तक राजनीति नहीं करेंगे। हालांकि अभी पिछले 1 साल में हम राजनीति बहुत देख रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है कि काम ही सिर्फ हो रहा हो, काम से ज्यादा राजनीति हो रही, काम गिनाए भी खूब जा रहे हैं। तो अब बीजों की मार्केटिंग हो चुकी है, अब देखिए उन बीजों से कैसी फसल निकलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पैकेट काफी खाली भी होता है, हवा ज्यादा होती है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें हवा ज्यादा थी कि बीज ज्यादा थे। बस 1 साल ले लीजिए, 1 साल और दिया जाए। अमित जी, कितने साल आप और देने को तैयार है? देखिए, खास तौर पे आर्थिक एजेंडे क्योंकि देखिए मेरे ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमेशा से मानना था कि भाई आपको 282 सीटें मिली, अब आपका सबसे बड़ा एजेंडा है, चूंकि आप विकास का गुजरात मॉडल बेचकर आए थे, लोगों ने उसको स्वीकार किया कि आप वो दिखाइए। आप कितना टाइम और देंगे इनको? देखिए, इन चीज़ों का कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है। एक सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी प्रधानमंत्री के लिए होता है कि जो वो वादे करता है और उसका जो डेट वो देता है वो मैच करेगा कि नहीं करेगा। अब ये डेट मैचिंग आपने कह दिया, $2 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे और वो हम 10 साल में कर देंगे। वो 10 साल में आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टाइम और जो वादे हैं इनका जो मैच रोक रहा हूं क्योंकि आपने अपने बड़े प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और मुझे भी एक छोटी सी बात तुरंत याद आ गई। मनमोहन सिंह डेट्स देते थे इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर, और वो कभी भी उस डेट पर सही साबित नहीं हुए। कांग्रेस को तब समझ में नहीं आया नुकसान क्या हो रहा है। जब 40 सीट के आसपास आप पहुंचे तब समझ में आया। तो अभी मोदी जी को भी लग नहीं रहा होगा। वो दे रहे हैं, आप खूब रैली करिए, डेट्स दीजिए, कोई एतराज नहीं, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या वो ये बात समझेंगे? नहीं, यहीं पर प्रधानमंत्री और पॉलिटिशियंस गलती करते हैं और मोदी जी भी इसी गलत राह पर चढ़े हैं कि मैं आपका पूरा चेंज कर दूंगा, 1 साल में कर दूंगा, 2 साल में कर दूंगा। ये चीजें हो नहीं पाती हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। सारी इंटेंशंस अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब आप कदम उठाते हैं, उन कदम को नीचे तक पहुंचाना और उनका रिजल्ट निकालना, ये कोई आसान बात नहीं है। अब इसमें जो करप्शन की बात है, करप्शन तो इसमें दूर होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई खास बात है कि अब वो उनका आपका मैनिफेस्टो का डिक्लेरेशन है, वो आपने कहा था। मैं तो समझता हूँ अब अच्छे आदमी है तो अच्छे आदमी हो, उसमें छाती ठोकने की कोई बात नहीं है। करप्शन आपने दूर कर दी है या कर देंगे, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई मार्केटिंग की कोई ऐसी बात नहीं है। और करप्शन तो देखिए हर लेकिन जैसे राजकिशोर करेगा, आप हर बीज को इस वक्त मार्केट कर रहे हैं, फूल पौधा कब उगेगा ये पता नहीं। जिस बेल्ट में आज वो गए थे, इसकी पूरी यात्रा मैंने की, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला, मैनपुरी, इटावा, चंबल तक मैं गया, और जब किसानों की बदहाली की स्थिति थी तो बहुत खराब हाल है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। इनके सारे प्रवक्ताओं को मैं उसके कार्यक्रमों की सीडीज भिजवा सकता हूं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप तो फिर उसका जाके उल्टा बता रहे हैं। दूसरी चीज जो अमित मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर संजय निरुपम और संबित जी को पूरा समय दूंगा। आज मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक बात बोली कि साहब 6 करोड़ लोग, और हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम करते हैं, 6 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई नाई है, कोई दर्जी है, कोई हजाम है, वो 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। फिर आप ब्लैक मनी को भी एजेंडा बनाते हैं। आप जो कैश रन इकोनॉमी है, आप आर्थिक अखबारों से जुड़े रहे अमित, फिर आप उसमें एक भय भी पैदा करते हैं। तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। आप कहते हैं कि बड़े उद्योगपति उतना रोजगार नहीं दे सकते जो ये दे सकते हैं। पॉइंट 48 करोड़ इस देश की जनसंख्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, पॉइंट। फिर आप उसको काले धन पे भी डराते रहते हैं, नए नए कानून ले आएंगे, इस पे भी। आप करना क्या चाहते हैं, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। देखिए, जहां तक काले धन की बात है,
जी। और उसमें आप लोगों को जेल में डाल देंगे। हाँ। ये जो स्टेप है, ये स्टेप तो बिल्कुल गलत स्टेप है और इसमें लोगों में एक डर भी बैठ रहा है। क्योंकि ये बात नहीं है कि काला धन वाला पकड़ा गया, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काला धन तो आप बताएंगे कि इनके पास काला धन था, जो काला धन है वो बोलेगा ये काला धन नहीं था। तो ये जो पावर जो ब्यूरोक्रेसी के पास या इनकम टैक्स ऑफिसर या इनके पास चली जाएगी, तो वहां पर आदमी फंसता है और उससे वो डरता है। मैं कहता हूं मेरे पास काला धन नहीं है और इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है आपके पास काला धन है और आप मुझे लेकर जेल में डाल देंगे। तो ये जो कैच है, इसमें आदमी पे डर बैठता है। बाकी आप चोर को पकड़े, मुजरिम को पकड़े, कोई मैंने ये सवाल कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद जी से पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं कि प्लास्टिक इकोनॉमी पे ये मुल्क चले? हमारे मुल्क के अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का एक इतिहास है जो सालों साल तो नहीं बदल सकता रातों रात। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर कपड़ा पैजामा सिलवाने जाएं, कुर्ता सिलवाने जाएं, तो अब आप कौन से क्रेडिट कार्ड से पे करें या छोटे शहरों में? तो वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं मोबाइल, डिजिटल इंडिया, बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में फिर क्या चाहते हैं? नहीं, ये जो काले धन की जहां तक बात है, ये मेरे ख्याल नाई और मोची और इन पर नहीं लागू होता है। सही बात है। ये तो जो टैक्स पेयर्स हैं, जिनको ये समझते हैं कि ये टैक्सेबल इनकम है इनके पास, उनके ऊपर ज्यादा लागू होता है। लेकिन आपकी बात से वो इस मुल्क में 4% भी अभी तक नहीं पहुंचे जो टैक्स नेट है। वो तो टैक्स नेट तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और उनको आप इस तरह से इस लेजिस्लेशन के थ्रू डराएंगे तो ये खराब है। टैक्स वालों के साथ आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं जो पहले से चलता आया है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स उसको असेस करते हो, उसको पकड़ा जाएगा, जो भी पकड़ा जाए उसको जेल में डालना और उसको कहना कि तू चोर है। फिर साथ में ये कहना कि ये 6 करोड़ लोग जो है 12 करोड़ को इतने काम देते लिटिगेशन हैं है इनकम टैक्स ऑफिसर्स में, जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा ये काला धन नहीं है और इनकम टैक्स ऑफिसर्स कह रहे हैं ये काला धन है। तो वहां पर तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। संजय निरुपम और संबित पात्रा जी, पॉलिटिकल पार्टी। संबित पात्रा जी, क्या कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूं, कोई प्रश्न नहीं आपके लिए। देखिए, पहली बात है, अभी मैं डिबेट को सुन रहा था, मेरे से बड़े लोग बैठे हैं, बहुत ने कहा नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं, मैं इसी से उद्धृत करता हूं। अब देखिए किस प्रकार का निराशावादी माहौल है। अभी अमित जी कह रहे थे इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं मगर काम इतने आसानी से जमीन पे हो जाए तो संभव ही नहीं है। देश सुधर जाएगा ये तो संभव ही नहीं है, कालाधन वापस आ जाएगा ये तो संभव ही नहीं है। आप देखिए कितने आसानी से अभिज्ञान जी हमने सब कुछ को असंभव बना दिया कि देश आगे बढ़ जाए, अच्छा इस देश में हो जाए, ये संभव नहीं है, ये हमने सोचा। आज मोदी जी ने मथुरा में कहा वो संभव था, संभव है और आगे और भी संभव करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, काले धन पे अभी अमित जी कह रहे थे हम बहुत डरे हुए हैं, सबको पकड़ लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। अमित जी, जिसके पास 1 रुपए का काले धन नहीं है, मैं उसको बोल रहा हूं वो आदमी चैन से सोए, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। कोई उसके घर के दरवाजे पर या ड्योढ़ी पर ठकठकाने नहीं आएगा, ठकठकाने आ ही नहीं सकता है। डरेगा वही जिसके पास काला धन है। और यही आज मोदी जी कह रहे थे, जो डरेगा वो मरेगा, क्योंकि बुरे दिन उसी के आएंगे जिन्होंने बुरे कर्म किए हुए हैं, उसके अच्छे दिन आएंगे जिसने देश के लिए अच्छा सोचा है। आपने मुझे सीधा प्रश्न पूछा, मैंने इसी डिबेट में से आपको 2 उत्तर दिए। ठीक है, अमित गोयल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं संजय मैं निरुपम सिर्फ करूंगा। इतना सा कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काले धन वालों को नहीं पकड़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटेंशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन जब वो नीचे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आती हैं वहाँ पर डिस्प्यूट आगे आता है। और जब मैं कोई आदमी कहता है मेरे पास काला धन नहीं है और ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर जो उस चीज़ को नहीं मानता है, तो उस आदमी पर जरा एक डर बैठता है कि मैं इस चीज़ को कैसे प्रूव करूं ताकि मैं जेल ना जा सकूं कि मेरे पास काला धन। मेरा इतना ही कहना है। सही बात है, बिल्कुल वाजिब। संजय निरुपम, क्या कहना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी? आपसे भी कोई सवाल नहीं, ये पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए अभिज्ञान, 1 साल के अंदर ये सरकार बुलेट ट्रेन चला दे, गंगा जी की पूरी सफाई करा दे और 100 स्मार्ट सिटी बना दे, हम कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे। हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि जो वादे आपने चुनाव प्रचार के दरमियान किए थे और जो तात्कालिक मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर कुछ काम करते हुए दिखें। पहला मुद्दा था महंगाई का। क्या महंगाई कम हुई? सचमुच नहीं हुई है। खाने पीने की चीजों से लेकर के, चाहे रेल का भाड़ा हो, ट्रेन का भाड़ा हो या फिर बेस्ट का भाड़ा हो, बसों का भाड़ा हो या मेट्रो का भाड़ा हो,
या दूध हो या सब्जी हो, तमाम चीजों के भाव बेतहाशा बढ़े हैं, लगभग 30-35% के आसपास बढ़े। आर्थिक मामलों में ठीक है, हमारे जमाने में पॉलिसी पैरालिसिस थी जी, मान लिया हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। आज कृषि विकास की दर 4% से 1% चली गई, औद्योगिक उत्पादन दर नीचे चला गया, उधर रुपया नरेंद्र मोदी जी के उम्र के करीब पहुंचता चला जा रहा है, जिसको लेकर बहुत मजाक उड़ाया करते थे हमारा। एक्सपोर्ट नीचे चला गया है, एफडीआई नीचे चला गया, एफआईआई इनफ्लो नीचे चला गया है। मतलब आर्थिक मामलों पर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे आपने वादा किया था कि हमारे राज्य में किसान हमारे संरक्षण में रहेगा, वो सुसाइड नहीं करेगा। 26% ज्यादा इस पिछले एक साल में किसानों ने आत्महत्या किया, आत्महत्याओं में वृद्धि का दर है। और आखिर में कालाधन के मुद्दे पे राजनाथ सिंह जी ने बहुत सरेआम जोर से बोला था कि 100 दिन के अंदर कालाधन लेके आएंगे, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इतना पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है अवैध रूप से कि 45 लाख करोड़ है, सब लेके आऊंगा और सबको 15 लाख रुपए मिलेगा। सच पूछिए तो हर मोर्चे पे नरेंद्र मोदी की सरकार फेल हुई है। अब आज आपका सवाल है कि नरेंद्र मोदी कहना क्या चाह रहे हैं? कहना यह चाह रहे हैं कि भैया मैं एक साल कुछ नहीं कर पाया हूं, मुझे 4 साल में करना है। बिल्कुल उनके पूरे 5 साल के लिए सरकार मिली है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी सरकार इतने बड़े जनादेश के साथ चुन के आती है तो निश्चित तौर पर पूरे 5 साल काम करने का उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार की दिशा और दशा जो है, उससे हमको ऐसा डर लग रहा है कि पूत के पांव पालने में दिखते हुए ये सरकार शायद आने वाले दिनों में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएगी। उसके बाद नए नए मतलब वो क्या बोलते हैं, शिगुफे छोड़ती रहेगी। मसलन जनधन की योजना के तहत हम सबके अकाउंट खोल रहे हैं जी, ये पुरानी योजना थी, उसको आगे बढ़ाए। आज 74% अकाउंट ऐसे हैं जहां पर 0 बैलेंस है। उसके बाद स्वच्छता अभियान, बिल्कुल हर आदमी को स्वच्छ रहने का हक है, लेकिन इस मुद्दे पे आप चुनाव नहीं लड़े थे। उसके बाद आखिर में इन्होंने कहा था कि मैं आंख में आंख डाल के बात करूंगा, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 56 इंच का सीना है और मैं अगर आऊंगा तो दुश्मन मेरे सामने घुटने टेकेंगे। आज आपको भारत और पाकिस्तान के सीमा पे जो सीज फायर वायलेशन हुआ है 700 से ज्यादा हुआ है इस साल के फरवरी महीने तक, 7-8 महीने में, जो कि हमारे जमाने के आखिरी साल की तुलना में महज 96 बार हुआ था। 150 से ज्यादा जवान मारे गए। जहां इनकी सरकार है पीडीपी के साथ, वहां पर आए दिन पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमको इन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट है, नरम है, मुलायम है। आज हालत यह है कि हमने आतंकवादियों को सूली पे चढ़ाया, फांसी पे चढ़ाया। इनके जमाने में आतंकवादी रिलीज हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं। तो कुल मिला के हर मोर्चे पे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार फेल है और अपनी फेलियर को छुपाने के लिए नई नई लफाजी जारी है।